नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू द फैक्टोनॉमी। जनवरी महीने के लास्ट वीक के करंट अफेयर्स की हम चर्चा आज करेंगे। इससे पहले जो हम पहला वीक और दूसरा वीक और तीसरा वीक था उसकी हम चर्चा कर चुके थे। आज जो प्रमुख इशू हैं उनमें है 8वां वेतन आयोग और जो दुर्लभ मेनालिस्टिक बाघ है और लोधा जनजाति ने उसका शिकार किया इसके बारे में, एंटिटी लॉकर जो बिजनेसमैनों के लिए लाया गया है और इंडियन ग्रे वुल्फ के बारे में है और भीतर कड़िका जो है उसमें जो सरीसृप की गणना की गई उसके बारे में, और मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय की स्थापना दिवस मनाया गया है। उसके बाद फिर INCOIS को सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार दिया गया 2025 का। उसके बाद है 15वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस और राष्ट्रीय बालिका दिवस जो है उसका जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह जो नवा सिवा बंदरगाह है उसके बारे में देखेंगे। और भारत और केप टाउन कन्वेंशन जो है, तो केप टाउन कहाँ पे स्थित है, तो अफ्रीका में स्थित है, दक्षिण अफ्रीका में। और LID 568 ब्लैक होल जो देखा गया है उसके बारे में। और इंदौर और उदयपुर जो है दो भारत के वेटलैंड सिटी के रूप में इन्हें मान्यता मिला है। और भारतीय सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना दिवस के बारे में बात करेंगे जो 28 जनवरी को मनाया जाता है। और उसके बाद फिर PM SSV योजना की चर्चा करेंगे और आवश्यक धार्मिक आचरण की बात करेंगे, जिसमें बॉम्बे हाई कोर्ट ने भी फैसला दिया है कि जो अगर आप देखेंगे तो ऊपर जो स्पीकर लगाते हैं किसी भी धार्मिक स्थल पे, उस पे बैन के लिए कहा गया है कि वह किसी भी धार्मिक आचरण का भाग नहीं है। उसके बाद ऑली रिडल टर्टल जो कछुए होते हैं उनके मास नेस्टिंग अर्थात प्रजनन के लिए वो उड़ीसा के तट पे आ रहे हैं, उनके बारे में बात करेंगे। और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन है उसके अंतर्गत जो उपलब्धियाँ रही हैं उसकी चर्चा करेंगे। और नामदफा टाइगर रिजर्व जो हमारा है उसमें जो अरुणाचल प्रदेश में उसकी चर्चा करेंगे, क्योंकि वहाँ भी हाथी का एक हाथी देखी गई 12 साल बाद। और उसके बाद फिर चिनार के पेड़ों के लिए जो आधार संख्या दिया गया है जो जम्मू कश्मीर में स्थित है, तो आधार टाइप का एक ID बनाया गया है इसके लिए। और कैलाश मानसरोवर यात्रा जो है उसकी चर्चा करेंगे और अरोमा मिशन की चर्चा करेंगे। और उसके बाद फिजिकल हेल्थ इंडेक्स की चर्चा करेंगे। और श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र जो है वहाँ पे 100वां प्रक्षेपण किया गया है उसकी चर्चा करेंगे। और लाला लाजपत राय की जो जयंती मनाई गई है 160वीं जयंती रही है उसकी चर्चा करेंगे। और आयुध वस्त्र और का पहला रक्षा निर्यात की चर्चा करेंगे और देखेंगे कि भारत का रक्षा निर्यात पहले कितना था और वर्तमान में कितना है, आगे टारगेट कितना है। उसका महात्मा गांधी की पुण्यतिथि मनाई गई है 30 जनवरी को, उसकी चर्चा करेंगे। उसका फिर जो 76वां गणतंत्र दिवस है उसकी चर्चा करेंगे। इसके बाद ही जो हमारा पद्म पुरस्कार है उसकी भी चर्चा करेंगे। तो आइए हम एक धीरे से इसका अध्ययन कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं 8वां वेतन आयोग। सबसे पहले देखते हैं तो 7वां वेतन आयोग कब से कब तक लागू हुआ है हमारा, तो 10 साल के लिए है। कब से कब, तो वह 2026 में समाप्त हो जाएगा। और 1947 में जो है पहला 1947 जब भारत आज़ाद हुआ था उससे अब तब से लेके अब तक में 7 वेतन आयोग बने हैं। और जो हमारा 7वां वेतन आयोग है कब से कब रहा है, 2016 से लेके 2026 तक। और यह जो हमारा 7वां वेतन आयोग था किसकी अध्यक्षता में इसको गठित किया गया था, तो न्यायमूर्ति अशोक कुमार माथुर थे, उनकी अध्यक्षता में क्या किया गया था, तो इसको गठित किया गया था। और केंद्र सरकार ने भी 8वें वेतन आयोग को मंजूरी दी है। और इसमें देखेंगे तो 4.5 मिलियन केंद्रीय सरकारी कर्मचारी जो हैं और अच्छा कर्मी सहित जो 6.8 मिलियन पेंशन भोगी हैं उनको लाभ होगा। और आप देखेंगे तो हर 10 साल बाद जो होता है वह पेमेंट कमीशन का जो होता है क्या होता है, गठन होता है। और इसकी अध्यक्षता कौन करते हैं, तो सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश जो होते हैं वो इसकी अध्यक्षता करते हैं। और 7वां वेतन आयोग जब सिफारिश अपना दिया था तो उसके बाद जो था 2016 और 17 का जो सरकारी व्यय था उसमें 1 लाख करोड़ की वृद्धि हुई थी। उसके बाद हम देख लेते हैं जो दुर्लभ मेलानिस्टिक बाघ और लोधा जनजाति के बारे में है। तो देखिए मेलानिस्टिक से आप जान सकते हैं तो मेलानिन एक प्राकृतिक पदार्थ होता है और यह किसके लिए जिम्मेदार होता है, तो त्वचा के और बाल के और आँखों के रंग के लिए जिम्मेदार होता है। और जिस भी अगर देखेंगे तो मेलानिन जिस भी जानवर या फिर पशु और या आप कह सकते हैं व्यक्ति में ज़्यादा पाया जाएगा उसका रंग क्या होगा, तो काला होगा। तो यह कालेपन को दर्शाता है। तो उड़ीसा के वन विभाग में क्या किया गया है, जो सिमलीपाल टाइगर रिजर्व है उसमें एक दुर्लभ मेलानिस्टिक बाघ का शिकार किसने किया है, लोधा जनजाति ने किया है। कितने लोग थे, तो 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। अब देखिए यह क्या होता है, मेलानिज्म जो होता है यह एक आनुवंशिक स्थिति होती है जिसमें क्या होता है कि जो पशु होता है उसमें मेलानिन का उत्पादन अधिक होता है और उसके कारण क्या होता है उसका त्वचा या फर पंख जो होगा वो क्या हो जाता है, तो काला हो जाता है। तो जो हमारा सिमलीपाल टाइगर रिजर्व
है, इसमें जो रॉयल बंगाल टाइगर एक अनोखी आनुवंशिक विशेषता भी होती है, इनमें पाए जाते हैं, जिनमें क्या होता है तो मेलानिन स्तर अधिक होता है, जिसके कारण क्या होता है तो उनमें पीली और काली जो काले रंग की धारियाँ होती हैं उनका पैटर्न बन जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं तो स्यूडो मेलानिस्टिक कहते हैं, या फिर हम कह सकते हैं छद्म मेलानिस्टिक, यह बन जाता है। इसको अगर हम फिगर में देखते हैं तो आप देख सकते हैं यह हो गया हमारा स्यूडो मेलानिस्टिक। यह बाघ की प्रजाति है जो कहाँ पाई जाती है, सिमलीपाल टाइगर रिजर्व में पाई जाती है मुख्य रूप से। और अगर हम उड़ीसा बाघ अनुमान देखेंगे 2023-24 की रिपोर्ट, तो उसमें देखेंगे तो जो सिमलीपाल टाइगर रिजर्व है इसमें 27 बाघ हैं, और जिसमें जो 13 वयस्क जो क्या हैं तो स्यूडो मेलानिस्टिक ब्लैक कलर के जो क्या हैं तो ये बाघ पाए जाते हैं, और यह यहीं पे भी पाए जाते हैं, सिमलीपाल में ही पाए जाते हैं। तो इसी का शिकार अभी क्या किया है तो लोधा जनजाति ने किया है, इसलिए वह चर्चा में आई है। तो हम देख लेते हैं लोधा जनजाति। तो आप देखेंगे पीबीजीटी ग्रुप होता है जो पर्टिकुलरली वनरेबल ट्राइबल ग्रुप्स होता है, उसमें लोधा जनजाति भी शामिल है। और अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो इनकी आबादी जो होती है यष्टि, जैसे आप देखेंगे यहाँ ट्राइब्स, ये एक बड़ा वक्र हो गया, उसमें क्या आते हैं तो यष्टि आते हैं छोटा वक्र, और जो पर्टिकुलरली वनरेबल ट्राइब पीबीजीटी होते हैं वो बहुत कम होते हैं। तो बहुत कुल मिला के भारत में देखेंगे तो 75 ऐसे क्या हैं यष्टि हैं जिनको क्या किया गया है तो पीबीजीटी टीजी के रूप में मान्यता दी गई है। और सबसे अधिक कहाँ पे हैं तो उड़ीसा में हैं 13, और उसके बाद आंध्र प्रदेश में 12 यष्टि जनजातियां हैं जिनको क्या किया गया है तो पर्टिकुलरली वनरेबल ट्राइबल ग्रुप के रूप में मान्यता दिया गया है। अब ये होता क्या है कि यह यष्टि का एक उपश्रेणी होता है, और ये इनको क्या है अधिक असुरक्षित माना जाता है, इसलिए इनको यह किया जाता है। यह लगभग देखेंगे आप तो 3000 की आबादी में मयूरभंज, कटक और उड़ीसा में रहने वाले विशेष रूप से कमज़ोर जनजाति हैं, पीबीजीटी हैं। और इन्होंने क्या किया है अभी जो है जो स्यूडो मेलानिस्टिक बाघ है उसका जो शिकार किया था, इसलिए इनकी चर्चा हाल ही में हो रही है। उसके बाद हम देखते हैं एंटिटी लॉकर। देखिए एंटिटी लॉकर क्या है, मीटी जो इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय है इसके तहत क्या किया गया है तो राष्ट्रीय ई गवर्नेंस विभाग ने यह एंटिटी लॉकर विकसित किया है। और यह जो प्लेटफॉर्म होगा क्या करेगा, भारत के डिजिटल सार्वजनिक और सूचना के लिए महत्वपूर्ण घटक के रूप में काम करेगा। और एंटिटी लॉकर क्या करता है तो यह सुरक्षित जो क्लाउड है, यह क्लाउड आधारित समाधान है, जैसे डिजी लॉकर होता है तो उसमें डॉक्यूमेंट होते हैं, इसी प्रकार से एंटिटी लॉकर भी होगा। इसमें क्या होगा तो बड़े संगठन हो गए, निगम हो गए, सूक्ष्म और लघु और मध्यम उद्योग हो गए, ट्रस्ट और स्टार्टअप हो गए, इन जो संस्थाएं होती हैं इनके जो भी दस्तावेज होंगे इनके भंडारण और जो साझाकरण है और सत्यापन के लिए इसे सरल बनाया गया है। तो ये हमारा क्या है एंटिटी लॉकर है। किसने बनाया है तो हमारा जो राष्ट्रीय ई गवर्नेंस विभाग है उसने क्या किया है इसको विकसित किया है। उसके बाद आगे हम देख लेते हैं इंडियन ग्रे वुल्फ। तो देखिए इंडियन ग्रे वुल्फ आप देखेंगे तो ये होता है इंडियन ग्रे वुल्फ की प्रजाति, जिसे हम कैनिस लैपस पेलिपस भी कहते हैं। तो कर्नाटक के जो में क्या है तो पहला जो भेड़िया अभ्यारण्य है बांकापुर भेड़िया अभ्यारण्य, तो इसमें इंडियन ग्रे वुल्फ के 8 शावकों को एक जो इंडियन ग्रे वुल्फ है उसने जन्म दिया है। और भारतीय ग्रे वुल्फ जो होते हैं, ग्रे वुल्फ एक उप प्रजाति है जो दक्षिण पश्चिम एशिया और भारतीय उपमहाद्वीप में पाई जाती है। और जो बांकापुर भेड़िया अभ्यारण्य है यह 332 हेक्टेयर में फैला हुआ है, और इसमें देखेंगे तो झाड़ीदार पहाड़ियाँ और प्राकृतिक गुफाएँ भी हैं। और उसके बाद देखेंगे तो इससे पहले एक महुआ दानार भेड़िया अभ्यारण्य था जो झारखंड में स्थित है, जो 1976 में बनाया गया था। तो इसके बाद देखेंगे तो बांकापुर भेड़िया अभ्यारण्य जो है दूसरा संरक्षित क्षेत्र है जो पूर्ण रूप से किसको समर्पित है तो भेड़ियों को समर्पित है। उसके बाद हम देख लेते हैं भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान, और इसमें सरीसृप गणना की बात कर लेते हैं। तो भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान जो है इसमें सरीसृप की वार्षिक गणना की गई है 2025 की अगर रिपोर्ट की बात करें तो इसमें लवणीय जल मगरमच्छों की संख्या 1826 है, और जिनमें क्या है 18 एल्बिनो मगरमच्छ हैं, दुर्लभ सफ़ेद मगरमच्छ जो सफ़ेद कलर के पाए जाते हैं। और अब देखेंगे तो यहाँ भीतरकनिका जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं भीतरकनिका नेशनल पार्क है। तो यहाँ पे क्या किया गया है तो मगरमच्छों की गणना की गई है। अब देखिए मगरमच्छ संरक्षण परियोजना जो है इसे 1975 में शुरू किया गया था। कहाँ पे तो उत्तर जो उड़ीसा है वहाँ भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान में, और इसमें 3 लुप्तप्राय प्रजातियाँ थी, मगर,
मच्छ हो गया, घड़ियाल हो गया और लवड़ी जल मगरमच्छ हो गए। इनकी रक्षा के लिए क्या किया गया था? इन रक्षा के उद्देश्य से यह जो मगरमच्छ संरक्षण परियोजना थी 1975 में प्रारंभ की गई थी। और कौन कौन जो एजेंसी है यह परियोजना जो लाई थी, तो संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम जो UNDP है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, और खाद्य एवं कृषि संगठन FAO जो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है, उसकी सहायता से इसे बनाया गया था। किसको? तो मगरमच्छ संरक्षण परियोजना को 1975 में। कहाँ बनाया गया था? तो भीतरकनिका में, और जो उड़ीसा है वहाँ पे। आप देखेंगे तो इसकी लक्ष्य क्या थी? तो शुरुआत में क्या था कि जो मगरमच्छ है उनकी संख्या में वृद्धि करना, और 1 किलोमीटर जैसे अगर क्षेत्र है जल का, तो उसमें 5 से 6 मगरमच्छ की जो उपस्थिति थे वह सुनिश्चित करना, यह उसका शुरुआत का लक्ष्य था। और उड़ीसा में भीतरकनिका नेशनल पार्क जो है वह सुंदरबन जो डेल्टा है, अगर आप देखेंगे तो उसके बाद सबसे बड़ा मैंग्रोव पारिस्थितिकी तंत्र है। यह भी समुद्र के किनारे है और सुंदरबन डेल्टा भी समुद्र के किनारे ही है। और लवड़ी जल मगरमच्छों के लिए भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है। और घड़ियालों के लिए आप देखेंगे तो चंबल अभ्यारण्य जो मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में विस्तृत है, वह प्रसिद्ध है। उसके बाद हम देख लेते हैं मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय का स्थापना दिवस मनाया गया है हाल ही में। कब मनाया गया है? तो 21 जनवरी को प्रधानमंत्री जी ने इनकी शुभकामनाएं दी है। तो इनके बनने का क्रम भी देख लेते हैं। देखिए, ये हो गया हमारा मणिपुर, ये हो गया त्रिपुरा और ये हो गया हमारा मेघालय। और ये किससे बने थे? तो ये असम का ही क्षेत्र होता हुआ करता था, उसी क्षेत्र से बने थे। तो मणिपुर का विलय कब हुआ था? तो वर्ष 1947 में एक स्वतंत्र रियासत के रूप में था, जिसमें महाराजा बोधचंद्र सिंह थे। तो इनके साथ क्या गया? तो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन किया गया। इसके हस्ताक्षर के बाद इसे भारत में मिलाया गया था। 1 नवंबर 1956 को जो है मणिपुर को संघ राज्य क्षेत्र के रूप में जो है दर्जा दिया गया था। और उसके बाद जो है 21 जनवरी 1972 को क्या किया गया था? तो पूर्वोत्तर क्षेत्र पुनर्गठन अधिनियम 1971 के तहत जो है मणिपुर को क्या किया गया था? तो पूर्ण राज्य का दर्जा प्रदान किया गया था। तो इसमें आप देख सकते हैं महाराजा जो बोधचंद्र सिंह थे, इनका नाम याद कर सकते हैं, तो मणिपुर से संबंधित थे यहाँ पे। और उसके बाद हम देखते हैं तो त्रिपुरा का विलय। त्रिपुरा एक रियासत थी और 1949 में इसका भारत में विलय हुआ था। और इसकी अनुमति किसने दी थी? तो रानी कंचन प्रभा जी ने दी थी। तो रानी कंचन प्रभा देवी जी ने दी थी, और जिन्होंने राजा वीर विक्रम की मृत्यु के बाद शासन संभाला था। तो उसके बाद फिर क्या किया था? तो इन्होंने जो है भारत में से इसे विलय की अनुमति दी थी। और 1956 में आप देखेंगे तो केंद्र शासित प्रदेश बन गया था। और बाद में जनवरी 1972, 21 जनवरी 1972 को जो है आप देखेंगे तो त्रिपुरा को क्या किया गया था? तो पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था। और उसके बाद मेघालय को देख लेते हैं। तो मेघालय राज्य की जो यात्रा थी, या आप देखेंगे तो खासी, जयंतिया और उसके बाद फिर गारो हिल्स में जो स्वायत्ता की मांग उठ रही थी, उसके कारण यह सामने आया था। और वर्ष 1969 में जो है असम पुनर्गठन अधिनियम द्वारा क्या किया गया था? तो मेघालय को एक स्वायत्त राज्य की स्थापना की गई थी। और उसके बाद फिर 1971 के अधिनियम के तहत जो वो था NEAR अधिनियम जो था 1971, उसके तहत मेघालय को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था और 21वां राज्य बना था, जिसकी राजधानी क्या थी? तो शिलोंग थी। उसके बाद हम देख लेते हैं तो INCOIS जो भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र है, उसको सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2025 दिया गया है। और इस पुरस्कार की घोषणा कब की जाती है? तो प्रत्येक वर्ष 23 जनवरी को की जाती है। जिस दिन क्या होता है? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती होती है। और पुरस्कार के तहत क्या दिया जाता है? तो 51 लाख रुपए नगद दिए जाते हैं, प्रमाण पत्र दिया जाता है। और व्यक्ति अगर कोई है तो उसे 5 लाख रुपए और प्रमाण पत्र दिए जाते हैं। तो यह संस्था है भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1999 में हुई थी, हैदराबाद तेलंगाना में। और यह जो है आपदा प्रबंधन की रणनीति का अभिन्न अंग है। और समुद्र से संबंधित जो भी खतरे होते हैं उनकी चेतावनी देने के लिए यह कुशल है। और इसे आप देखेंगे तो यह भारतीय सुनामी पूर्व चेतावनी केंद्र का संचालन करता है। और जो 28 हिंद महासागर के तटीय देश जो होते हैं उनको 10 मिनट के भीतर चेतावनी प्रदान करता है। और यूनेस्को के द्वारा देखेंगे तो शीर्ष सुनामी सेवा प्रदाता के रूप में इसे मान्यता भी मिला है। और यह किसके अंतर्गत काम करता है? तो पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है। और पृथ्वी प्रणाली विज्ञान संगठन जो नई दिल्ली है, इसकी इकाई के अधीन कार्य करता है। उसके बाद हम देख लेते हैं 15वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस 2025।
तो देखेंगे यह जो है आप देखेंगे तो जो 25 जनवरी 1950 को भारतीय गणतंत्र बनने के एक दिन पहले क्या हुआ था, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी। इसके स्मृति में ही 2011 से क्या मनाया जा रहा है, तो 25 जनवरी को जो है राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जा रहा है। इसका उद्देश्य क्या है, तो मतदाता जागरूकता को बढ़ावा देना, भागीदारी को प्रेरित करना और नवीन मतदाताओं को सम्मानित करना, इसका क्या है राष्ट्रीय मतदाता दिवस का प्रमुख रोल है। उसके बाद इसकी थीम की बात करते हैं, तो इस वर्ष की थीम रही है वोटिंग जैसा कुछ नहीं और वोट जरूर डालेंगे हम। यह क्या होता है कि चुनावी प्रक्रिया में भागीदारी पर महत्व बल देने के लिए क्या करता है, साथ साथ मतदाताओं को अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए गर्व महसूस करने के हेतु प्रोत्साहित करने पर केंद्रित होता है। और 15वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी 2025 को मनाया गया है और पहला कब मनाया गया था, तो 2011 में मनाया गया था। और आप देखेंगे तो भारतीय निर्वाचन आयोग जो 75 वर्ष इसकी स्थापना के पूरे हुए हैं, तो इसके उपलक्ष्य में 15वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया गया है। उसके बाद हम देख लेते हैं कुछ प्रमुख फैक्ट हैं। तो भारत में आप देखेंगे तो मतदाता का जो आधार है लगभग 100 करोड़ के आंकड़े के करीब पहुंच गया है। लगभग 99.1 करोड़ पंजीकृत मतदाता भारत में हैं, जिनमें आप देखेंगे 21.7 करोड़ जो हैं वह युवा मतदाता हैं जो 18 से 29 साल के बीच में हैं। और लिंगानुपात देखेंगे तो 2024 में जो है 948 से वर्ष 2024 में क्या हो गया है, तो 954 हो गया है। और एक चीज़ है कि जो निर्वाचन संबंधी जो प्रावधान है कहाँ दिया गया है, तो संविधान के भाग 15 में दिया गया है और 324 से 329 के बीच में आर्टिकल में दिया गया है। और 61वें संविधान संशोधन के तहत 1989 में जो है आप देखेंगे तो 21 वर्ष से जो मतदान की आयु थी उसे घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था। यह क्यों किया गया था, तो देखिए उसी समय क्या किया गया था, तो यह किया गया। उसके बाद फिर देखेंगे तो निर्वाचन आयोग के सदस्यों की संख्या भी बढ़ाई गई थी, क्योंकि आप देखेंगे तो एक बड़ा वर्ग जो है यह निर्वाचक मंडल में शामिल हो गया था। तो इसलिए क्या किया गया था, तो निर्वाचन जो एक सदस्य हुआ करती थी उसकी सदस्यों की संख्या बढ़ा दी गई थी और 3 कर दिया गया था, एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त और 2 अन्य निर्वाचन आयुक्त हुए थे। उसके बाद हम देख लेते हैं राष्ट्रीय बालिका दिवस 2025। इसमें आप देखेंगे तो राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी को मनाया जाता है। और यह क्यों मनाया जाता है, तो संपूर्ण जो भारत है उसमें बालिकाओं के अधिकारों, सशक्तिकरण और क्षमता को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है। और इस बार का अगर थीम देखेंगे हम तो उज्जवल भविष्य हेतु बालिकाओं को सशक्त बनाना यह थीम था। इसके तहत देखेंगे तो शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल और व्यक्तिगत विकास में बालिकाओं के लिए समान अवसर पर बल दिया गया है। और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के 10 वर्ष पूरे हुए हैं अभी। यह कब योजना लाई गई थी, तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना जो है 22 जनवरी 2015 को लाई गई थी। पानीपत हरियाणा में इसका शुभारंभ किया गया था और 10वीं वर्षगांठ 2025 में मनाया गया है। और 22 जनवरी को क्या किया गया है, यह 10वीं वर्षगांठ मनाई गई है। और 24 जनवरी को क्या होता है, राष्ट्रीय बालिका दिवस होता है। तो एक समारोह का आयोजन किया गया है जो 8 मार्च 2025 जो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस होता है वहाँ पर समाप्त होगा। उसके बाद हम देख लेते हैं जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। यह देखेंगे तो जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह प्राधिकरण जो है वह 89वां बंदरगाह वर्ष 2027 तक प्रतिवर्ष 10 मिलियन जो TEU-20 फूड इलेक्ट्रिक जो इक्विवेलेंट यूनिट्स है इनके प्रबंधन करने में विश्व रैंकिंग हासिल कर लेगा। और यह भारत का पहला बंदरगाह बनने की ओर अग्रसर हो गया है। वर्ष 2024 में देखेंगे तो जवाहरलाल नेहरू पोर्ट अथॉरिटी देखेंगे तो उसके द्वारा रिकॉर्ड रूप से 7.05 जो यहाँ पे देखेंगे 20 फूट इक्विवेलेंट यूनिट जो हैं वह क्या किया गया है, प्रबंधन किया गया है। और 11% की दर से देखेंगे तो वृद्धि के साथ साथ 90% से अधिक क्षमता को संचालित करता है। और यह नवी मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है और इसे 1989 में शुरू किया गया था। और भारत में अन्य प्रमुख बंदरगाहों को देखेंगे तो कांडला बंदरगाह जो जम्मू कश्मीर में यहाँ पे गुजरात में है। उसके बाद फिर आप देखेंगे मुंबई बंदरगाह, उसके बाद नवासिया जो महाराष्ट्र में 2 हैं और मुर्मुगांव जो है वह गोवा में है। नेमंगलोर कहाँ है, तो कर्नाटका में है। उसके बाद कोची है जो केरल में है। उसके बाद यहाँ देखेंगे तो कोलकाता है जो पश्चिम बंगाल में। पारादीप जो है वो कहाँ है, उड़ीसा में। विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में। उसका एन्नौर जो है तमिलनाडु। चेन्नई जो है तमिलनाडु। और तुतिकोरिन जो है तमिलनाडु। और पोर्ट ब्लेयर जो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। उसके बाद हम देख लेते हैं भारत और केप टाउन कन्वेंशन के बारे में। तो देखिए भारत ने जो है 2008 में जो केप टाउन कन्वेंशन हुआ था 2001 में, इसके तहत 2008 में इसकी सदस्यता के लिए हस्ताक्षर किए थे, लेकिन अभी भी पुष्टि नहीं की है इसके लिए। तो इस कन्वेंशन का कोई भी प्रावधान भारत के लिए बाध्यकारी नहीं होता है, लेकिन यह कन्वेंशन अभी किया गया है।
इसमें देखेंगे केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत के जो विमानन ढांचे हैं उनको मजबूत करने के लिए और इसे वैश्विक मानकों के अनुरूप बनाने के क्रम में विमानन वस्तु जो होते हैं उनके हितों के संरक्षण और प्रवर्तन के विधेयक को मंजूरी दी है। और यह केप टाउन कन्वेंशन इसी से संबंधित होता है, जैसे पट्टादाता हो गया, उधारदाता हो गया, वित्त पोषक हो गया, जो विमान, इंजन, हेलीकॉप्टर जैसी उच्च मूल्य की मोबाइल परिसंपत्तियों की अधिग्रहण की अनुमति दी गई है, उसके लिए संबंधित है केप टाउन कन्वेंशन। यह कहाँ पे स्थित है, तो दक्षिण अफ्रीका के केप टाउन में किया गया था। और उसके बाद हम देख लेते हैं LID 568 ब्लैक होल। देखेंगे तो यह नासा का जेम्स वेब टेलीस्कोप जो है उसके और चंद्रा एक्सरे वेधशाला के द्वारा जो है उपयोग करके खगोल विधियों जो है कम द्रव्यमान वाले विशालकाय ब्लैक होल LID जो 568 की खोज की है। और यह बहुत कम द्रव्यमान का है और विशालकाय है, जो बिग बैंग के लगभग 1.5 अरब वर्ष के बाद अस्तित्व में आया था। और इसकी खोज जो है एक्सरे और अवरक्त जो प्रक्षेपण हैं इसके माध्यम से की गई है। और एक ऐसी आकाशगंगा में स्थित है जहां तारों का निर्माण अल्पतम होता है, मतलब वहां तारों का निर्माण नहीं होता है और संभवतः यह ब्लैक होल शक्तिशाली बहिर्वाह कारण है। उसके बाद हम देखते हैं इंदौर और उदयपुर जो हैं उनको वेटलैंड सिटी के रूप में मान्यता मिला है। वैसे तो देखेंगे तो आप भोपाल को भी दिया गया था, लेकिन भोपाल वाले में दिक्कत ये हुआ कि जो भोज आर्द्र भूमि है उसको प्रभावित करने वाले जो प्रस्तावित सड़क परियोजना से संभावित पारिस्थितिकी क्षति से संबंधित चिंताओं के कारण इसे मान्यता नहीं मिला है। और जबकि 2 क्षेत्र रहे हैं, इंदौर मध्य प्रदेश का और उदयपुर राजस्थान का, इनको क्या मिला है तो वेटलैंड सिटी के रूप में मान्यता मिला है। तो इंदौर और उदयपुर रामसर कन्वेंशन के तहत मान्यता प्राप्त आर्द्रभूमि शहरों के रूप में अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त करने वाले पहले भारतीय शहर बने हैं। और वर्तमान में आप देखेंगे तो 85 रामसर साइट भारत में स्थित है। और कुल इसमें रामसर कन्वेंशन में कितने देश हैं, तो 172 देश हैं। और राजस्थान के उदयपुर को क्या कहा जाता है, तो झीलों का शहर कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे देखेंगे तो खूबसूरत झीलें संपूर्ण शहर में विकसित हैं। और उदयपुर की प्रमुख झीलों को देखेंगे तो पिछोड़ा झील हो गया, फतेह सागर झील हो गया, स्वरूप सागर झील हो गया, ये शामिल हैं। उसका इंदौर में देखेंगे तो प्रसिद्ध झीलों में तो लोटस झील हो गया, चोरल झील डैम हो गया, और पिपलिया पाला झील हो गया, और सिरपुर झील हो गया। यह किस में है, तो इंदौर में स्थित है। तो इससे पहले आप देखेंगे तो इंदौर, भोपाल और उदयपुर को नॉमिनेट किया गया था, जिसमें भोपाल को जो है हम बता दिए कि भोज जो क्षेत्र है उसके कारण नहीं किया गया, और इंदौर और उदयपुर को क्या किया गया है, तो वेटलैंड सिटी के रूप में मान्यता दिया गया है। और उदयपुर पहला जो क्या है, तो इंडिया का पहला वेटलैंड सिटी बना है, यह उदयपुर हो गया राजस्थान में। और इंदौर कहाँ है, तो मध्य प्रदेश में स्थित है। उसके बाद हम देख लेते हैं भारतीय सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना दिवस। तो देखिए, भारतीय सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 26 जनवरी 1950 को हुई थी, और इसका उद्घाटन कब किया गया था, तो 28 जनवरी 1950 को किया गया था, 2 दिन बाद। और पुराने संसद भवन में इसे कार्य करना प्रारंभ किया गया था, लेकिन वर्ष 1958 में जो वर्तमान की बिल्डिंग है उसमें स्थानांतरित कर दिया गया था। और जो वर्तमान बिल्डिंग है उसका उद्घाटन किसने किया था, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने किया था। और सर्वोच्च न्यायालय में जो शुरू में देखेंगे आप तो 7 एक CJI हुआ करते थे और 7 अन्य न्यायाधीश हुआ करते थे। और 2024 में देखेंगे तो 1 CJI और 33 अन्य न्यायाधीश कर दिए गए हैं, धीरे धीरे बढ़ाकर संशोधनों द्वारा। और वर्ष 2024 में देखेंगे तो सर्वोच्च न्यायालय की जो मूल प्रतिमा थी तो उसकी जगह लिया है लेडी ऑफ जस्टिस ने। अगर इस प्रतिमा को देखेंगे तो साड़ी पहने जो भारतीय वेशभूषा है उसमें, और आंखों के पट्टी हटा दी गई है। और उसके बाद फिर यह प्रतिमा जो हो गए तराजू एक हाथ में ली है और तलवार की जगह भारतीय संविधान की पुस्तक पकड़ी हुई है। आप देख सकते हैं, तो यह पहले प्रतिमा हुआ करती थी। अब ये पश्चिमी सभ्यता का जो वेशभूषा था वह था, और अब देखेंगे तो भारतीय वेशभूषा है और इसमें आंखों पर पट्टी हटा दी गई है इस स्थान पे। और ये देखेंगे संविधान की पुस्तक हाथ में दी गई है, जो पहले क्या था, तो तलवार था। अब देखिए, तो मूल प्रतिमा में जो आंखों की पट्टी थी और तराजू और तलवार के साथ जस्टिस दिखाया गया था, तो रोमन देवी पर आधारित थी। और नई प्रतिमा देखेंगे तो खुली आंखों दर्शाई गई हैं, और कानून अंधा नहीं है और कानून की नज़र में सभी समान हैं, यह दिखाया गया है। और भारतीय संविधान की तलवार की जगह क्यों लिया गया है, तो यह न्याय की सर्वोच्चता प्रदान करने पर बल दिया गया है। और 2024 में 75 वर्ष पूरे होने पर क्या किया गया था, तो न्यायालय नए ध्वज और प्रतीक चिन्ह का अनावरण किया गया था। 75 वर्ष के पूरे होने पर चिन्हित किया गया था। तो इसमें क्या है, तो अशोक चक्र, सर्वोच्च न्यायालय भवन और जो संविधान की पुस्तक है उसको दर्शाया गया है। और प्रतीक चिन्ह देखेंगे तो यतो धर्म ततो जय लिखा गया है यहाँ पे, और जहाँ धर्म है तहाँ विजय है, इसकी क्या है,
तो अर्थ होता है। और यहाँ पे देखेंगे तो अशोक चक्र, और यहाँ सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग, और जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की पुस्तक है उसे क्या किया गया है, तो दर्शाया गया है इस झंडे पे। उसके बाद फिर आप देखेंगे पीएम यशस्वी योजना, तो सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा इसे शुरू किया गया है। और देखेंगे कुछ जो छात्र होते हैं वो हाशिए पे रखे हुए हैं, तो उनके लिए यह गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के उद्देश्य से इसे लाया गया है। और गणतंत्र दिवस के 2025 के वाइब्रेंट इंडिया हेतु जो पीएम यंग अचीवर छात्रवृत्ति पुरस्कार योजना है, उनके लाभार्थियों को संबोधित भी किया गया है। और इस योजना के अंतर्गत अन्य पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग, ईबीसी और विमुक्त जनजातियों के छात्र जो पात्र होंगे, इनके लिए 2.5 लाख रुपये से जो प्रति वर्ष तक इनकी पारिवारिक आय होगी, उनके लिए इसे लाया गया है। उसके बाद हम देख लेते हैं आवश्यक धार्मिक आचरण। तो आवश्यक धार्मिक आचरण के लिए बॉम्बे हाई कोर्ट ने जो है एक निर्णय दिया है, और लाउड स्पीकर का उपयोग करना अनुच्छेद 25 या अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत जो है किसी आवश्यक धार्मिक आचरण का हिस्सा नहीं है बताया है। तो इससे क्या होता है कि जो अनुच्छेद 25 है इसके तहत जो संरक्षण दिया गया है, तो न्यायपालिका जो धार्मिक सिद्धांत हैं उनके आधार पे क्या कर सकता है, तो धार्मिक आचरण जो होते हैं, आवश्यक धार्मिक आचरण जो होते हैं, वह क्या कर सकता है, धार्मिक सिद्धांतों के आधार पे निर्धारित कर सकता है। और लाउड स्पीकर से संबंधित हाईकोर्ट का फैसला डॉक्टर महेश विजय वेडेकर बनाम महाराष्ट्र राज्य के मामले में 2016 में जो बॉम्बे हाई कोर्ट में ध्वनि प्रदूषण नियमों की सख्ती से लागू करने के लिए सुनाया गया था, उसके रूप में लाया गया है। अब इसमें स्पष्टता कहा गया है कि धार्मिक उद्देश्यों के लिए लाउड स्पीकर आवश्यक नहीं है, और कुछ धार्मिक या सांस्कृतिक गतिविधियों में अब देखेंगे तो वर्ष में 15 दिन, केवल मात्र 15 दिन, और शांत क्षेत्रों में देखेंगे तो 10 बजे से लेकर सुबह 6 बजे के बीच में इनका प्रयोग जो होगा प्रतिबंधित होगा। उसके बाद हम देखते हैं तो कुछ और विधियाँ रही हैं जिनको बाद में सुप्रीम कोर्ट ने खारिज किया है। तो राजस्थान हाई कोर्ट जो था 2015 में एक फैसला दिया था, जिस संथारा या संलेखना था उसे क्या किया था, तो इसकी अनुमति, इसे इस प्रथा को जारी रखने की अनुमति दी थी, और संथारा धर्म के लिए आवश्यक नहीं यह भी कहा गया था। और उसके बाद 3 तलाक मामला जो था, यह सर्वोच्च न्यायालय ने जो है 3 तलाक मामले को अमान्य करार दे दिया था, और कहा था कि महिलाओं के अधिकारों के उल्लंघन करता है यह, इसीलिए इसको अमान्य करार दिया जा रहा है। उसके बाद ऑलिवरिडर टर्टल जो कछुए हैं उसके मास जो नेस्टिंग है यहाँ पे ये आते हैं, और जो उड़ीसा का तट है वहाँ पे घोंसला बनाते हैं, और वहीं पे अंडे देते हैं और बच्चों का जन्म देते हैं। तो ऑलिवरिडर टर्टल जो लेपिडोचेलिस ओलिवेस है, इनके मास नेस्टिंग मतलब सामूहिक रूप से घोंसला बनाने के लिए उड़ीसा में रसकुल्या जो नदी है उसके तट पर बड़ी संख्या में लौटने की उम्मीद है, और इस प्रजाति के संरक्षण की आवश्यकता भी होती है। और प्रशांत जो क्षेत्र है, हिंद महासागर का क्षेत्र है, अटलांटिक महासागर के उष्णकटिबंधीय क्षेत्र हैं, उनमें जो है खुले महासागर में और तटीय जल दोनों में यह निवास करते हैं। और भारत में प्रमुख नेस्टिंग स्थल देखेंगे तो रसकुल्या नदी हो गया, गहिरमाथा, उड़ीसा में देवी नदी तट, और अंडमान द्वीप समूह जो हैं इनमें क्या करते हैं, तो इन बच्चों को जन्म देते हैं। अब देखेंगे तो इनकी संरक्षण स्थिति देखेंगे तो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत इन्हें अनुसूची 1 में रखा गया है, और IUCN रेड लिस्ट में यह सुभेद्य हैं, और जो साइट्स है इसमें परिशिष्ट 1 में रखा गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ऋषिकुल्या रिवर है, तो ऋषिकुल्या नदी के किनारे यहाँ पे मास नेस्टिंग के लिए बीच प्रसिद्ध है। और भारतीय जो विज्ञानी शैलेंद्र सिंह जी हैं, उन्होंने कछुओं के 3 गंभीर रूप से संकटापन्न प्रजातियों नॉर्दर्न रिवर टेरापिन, रेड क्राउन रूप टर्टल और ब्लैक सॉफ्ट टर्टल, जो ब्लैक सॉफ्ट सेल टर्टल होते हैं, को विलुप्त होने से बचाने के लिए बलहर कछुआ जो संरक्षण पुरस्कार है वह प्रदान किया गया है, और यह कछुआ संरक्षण के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार माना जाता है। इससे किसे सम्मानित किया गया है, तो शैलेंद्र सिंह को सम्मानित किया गया है। और ये हमारा हो गया गहिरमाथा, ऑलिवरिडर टर्टल नेस्टिंग बीच, और उसके बाद फिर आप देख सकते हैं यहाँ पे तो महान नदी का ये पूरा क्षेत्र है, और रसकुल्या नदी है। तो इन क्षेत्रों में जो आप देखेंगे तो मास नेस्टिंग की जाती है। उसके बाद राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत जो उपलब्धियां रही हैं उनकी चर्चा कर लेते हैं। तो केंद्र सरकार ने अगर हाल ही में देखेंगे तो नेशनल हेल्थ मिशन 2021-24 का मूल्यांकन रिपोर्ट प्रस्तुत किया है, जिसमें जो स्वास्थ्य सेवा है की पहुँच में सुधार और कोविड-19 सही तो जो प्रमुख स्वास्थ्य चुनौतियाँ हैं उनके समाधान में इसकी उपलब्धियों पर प्रकाश डाला है। देखिए, राष्ट्रीय हेल्थ मिशन जो है वह कब शुरू किया गया था, तो वर्ष 2013 में शुरू किया गया था, और यह कमज़ोर वंचित लोगों पर ध्यान केंद्रित करने
और जो सुलभ, सस्ती और महत्वपूर्ण स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने के लिए इसे लाया गया था। और इसके तहत राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, जो नेशनल रूरल हेल्थ मिशन और जो नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन, इसको एकीकृत किया गया था 2013 में और नेशनल हेल्थ मिशन लाया गया था। उसके बाद हम देख लेते हैं तो मानव संसाधन विस्तार में देखेंगे तो 2021 से 24 के बीच में आप देखेंगे तो जैसे यहाँ पे 12 लाख से अधिक अतिरिक्त स्वास्थ्य कर्मियों को शामिल किया गया है, जिसमें अगर देखेंगे चिकित्सा अधिकारी, नर्स, विशेषज्ञ, सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी और आयुष डॉक्टर शामिल हैं। और 1.5 लाख जो निक्षय मित्र स्वयंसेवक संघ हैं, तो इन्होंने टीबी मुक्त भारत अभियान में क्या किया है तो 9.4 लाख से अधिक टीबी रोगियों को सहायता प्रदान की है और जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवा में सुधार हुआ है। और मृत्यु दर में अभी देखेंगे तो इसमें कमी हुई है, इसी रिपोर्ट में बताया गया है। और यह बताया गया कि वर्ष 1990 के बाद जो मातृ मृत्यु दर है MMR, उसमें 83% है, उसकी गिरावट आई है। और वैश्विक गिरावट देखेंगे तो मात्र 45% रही है, उससे यह अधिक रही है। और 5 वर्ष से कम जो आयु के बच्चों हैं उनकी मृत्यु दर में देखेंगे अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट में देखेंगे तो 75% तक की कमी आई है। और वैश्विक देखेंगे तो मात्र 60% की कमी लाया गया है। और शिशु मृत्यु दर देखेंगे जो इनमेच्योर बेबी होते हैं उनमें देखेंगे तो 39 वर्ष जो 2014 देखेंगे तो 39 था, तो इससे घटकर 28 रह गया है। और कुल प्रजनन दर जो टोटल फर्टिलिटी रेट रही है वो 2015 में 2.3 थी, जो अब घटकर कितनी 2020 में रह गई है 2.0 रह गई है। उसके बाद रोग नियंत्रण उन्मूलन देखेंगे तो कालाजार जो है उसका उन्मूलन सफल रहा है। वर्ष 2023 में 100% जो प्रभावित ब्लॉकों में प्रति 10,000 जनसंख्या पर एक से भी कम मामलों का लक्ष्य रखा गया था, उसे प्राप्त कर लिया गया है। उसके बाद देखेंगे तो मलेरिया जो है वर्ष 2021 में मलेरिया के मामले में देखेंगे तो शुरुआत में तो कुछ गिरावट आई थी, लेकिन बाद में 2022 में और 2023 में इसमें वृद्धि भी देखी गई है। और क्षय रोग देखेंगे तो राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम जो है इसके अंतर्गत टीबी की घटनाओं में 17.7% जो है कमी आई है। और मृत्यु दर में आप देखेंगे तो 21.4% की कमी आई है। उसके बाद टीकाकरण और प्रतिरक्षण अभियान देखेंगे तो कोविड-19 महामारी के दौरान 220 करोड़ से अधिक टीके जो देखेंगे तो जनवरी 2021 से मार्च 2024 के बीच में लगाए गए हैं। और जो सघन मिशन इंद्रधनुष जो 5.0 है, तो इसके अंतर्गत क्या किया गया है तो खसरा रुबेला उन्मूलन अभियान के तहत 34.77 करोड़ अधिक बच्चों को टीकाकरण किया गया है और जिससे 97.98% बच्चों को कवरेज प्राप्त हुआ है। और विशिष्ट स्वास्थ्य पहलों में देखेंगे तो प्रधानमंत्री राष्ट्रीय डायलिसिस कार्यक्रम रहा है, इसके तहत 2023-24 में 4.53 लाख मरीज लाभान्वित हुए हैं। और राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन जो है इसके तहत देखेंगे आप तो जनजातीय क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करते हुए 2.61 करोड़ व्यक्तियों का परीक्षण किया गया है। और जो राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन है इसके तहत क्या किया गया है 2047 इस रोग को समाप्त करने का जो है एक टाइम पीरियड रखा गया है। उसके बाद हम देखते हैं नामदफा टाइगर रिजर्व, तो यह चर्चा में क्यों रहा है, कहाँ स्थित है, तो आप देख सकते हैं यह हो गया असम, यह हो गया अरुणाचल प्रदेश। तो इस साइड देखेंगे तो म्यांमार से सटा हुआ या नामदफा जो नेशनल पार्क है या टाइगर रिजर्व है वह स्थित है। और अभी आप देखेंगे तो अरुणाचल प्रदेश में 12 वर्षों में पहली बार एक वयस्क नर हाथी देखा गया है। और उसके बाद विश्व में कुल एशियाई हाथी देखेंगे तो 60% भारत में हैं और अनुमानित 27,312 हाथी भारत में हैं वर्ष 2017 की गणना के अनुसार। और 138 हाथी गलियारे भी हैं। हाथी पारंपरिक रूप से जो यहाँ पे आप देखेंगे नामदफा टाइगर रिजर्व जो है के माध्यम से नामसाई अरुणाचल प्रदेश और म्यांमार के बीच प्रवास करते थे। हालांकि वर्ष 1996 के बाद देखेंगे तो अतिक्रमण के कारण प्रवास गलियारे जो थे अवरुद्ध हो गए, जिससे वे उत्तर के क्षेत्रों में ही सीमित रह गए, इधर उत्तर वाले क्षेत्र में ही सीमित रह गए, नहीं तो पहले म्यांमार और भारत में क्या करते थे प्रवास करते थे। उसके बाद हम देख लेते हैं चिनार के पेड़ों के लिए आधार दिया गया है। जैसे जम्मू कश्मीर में आप देखेंगे तो सरकार ने जो है जो प्रतिष्ठित चिनार के पेड़ हैं जिन्हें हम प्लांटेनस
लिविस बेर और कैस्मोरियाना कहते हैं को संरक्षित करने के लिए ट्री आधार मिशन की शुरुआत की है। इसके तहत किया क्या जाएगा, तो जियो टैगिंग की जाएगी, पौधों की मैपिंग की जाएगी और इससे विस्तृत जनगणना के माध्यम से प्रत्येक पेड़ के लिए एक विशिष्ट जो है पहचान मिलेगी। और आप देख सकते हैं ये प्रमुख पेड़ हो गए क्या, चिनार के पेड़ हैं, इनका काफ़ी महत्व भी है और इन्हें परिपक्व होने में लगभग 30 से 50 साल लगता है और पूर्ण आकार तक पहुंचने के लिए इन्हें लगभग 150 साल समय लगता है। और यह पूर्वी हिमालय के ठंडे जल समृद्ध क्षेत्रों में मूल रूप से पाए जाते हैं और इनकी लंबाई देखेंगे 10 से 15 मीटर और परिधि देखेंगे तो 30 मीटर तक होता है। ये परिधि 30 मीटर तक और लंबाई देखेंगे 10 से 15 मीटर तक होता है। उसके बाद कैलाश मानसरोवर की यात्रा के बारे में जान लेते हैं। तो भारत चीन वार्षिक कैलाश मानसरोवर यात्रा की पुनः शुरुआत करने के लिए सहमति व्यक्त की गई है और कैलाश जो पर्वत है वह पृथ्वी के आध्यात्मिक केंद्र कहते हैं, इसे पृथ्वी का आध्यात्मिक केंद्र कहते हैं। जहां आप देखेंगे तो सतलज, ब्रह्मपुत्र, कर्नाली और सिंधु नदियां यहीं से निकलती हैं। और भारत जो प्रतिवर्ष जून से सितंबर माह होता है तो उत्तराखंड में लिपुलेख दर्रा जो 1981 से प्रचलित है और सिक्किम देखेंगे तो उसमें नाथुला दर्रा जो 2015 से प्रचलित है के माध्यम से देखेंगे तो कैलाश मानसरोवर की यात्रा का आयोजन किया जाता है। अब कैलाश जो पर्वत है उसकी ऊंचाई 6638 मीटर है और यहाँ हिंदू, बौद्ध, जैन और बौन जो तिब्बत का मूल धर्म है के धर्मों के लिए पवित्र शिखर है। और तिब्बती रूप से देखेंगे तो यहाँ पे अनुयायियों के लिए कैलाश ब्रह्मंडलीय अक्ष या मेरू पर्वत जो स्वर्ग और पृथ्वी को जोड़ता है वह स्थित है तिब्बत के जो तिब्बती बौद्ध हैं उनके अनुसार। और हिंदू धर्म के अनुसार देखेंगे तो भगवान शिव और देवी पार्वती का वास स्थल है। और जैन धर्म के अनुसार देखेंगे तो कैलाश अष्टपद जहाँ ऋषभनाथ को ज्ञान प्राप्त हुआ था वह स्थान है। उसके बाद हम देख लेते हैं तो ये हमारा देखेंगे तो ये हमारा हो गया कैलाश पर्वत और यहाँ से आ जा सकते हैं लिपुलेख दर्रे से। और यहाँ पे आप देखेंगे तो यह भी दर्रा जो है आप देख सकते हैं ये कौन सा दर्रा था, तो नाथुला दर्रा था। तो नाथुला दर्रा 2015 से प्रारंभ किया गया था तो वहाँ से भी यहाँ पे जा सकते हैं। उसके बाद हम देख लेते हैं तो यहाँ पे आप देखेंगे तो कैलाश पर्वत की ऊंचाई माउंट एवरेस्ट देखेंगे तो कम है, फिर भी इस पर कोई चढ़ाई नहीं करता क्योंकि इसकी पवित्र महत्व के कारण इस पर चढ़ाई करना जो है प्रतिबंधित भी है। उसके बाद देख लेते हैं अरोमा मिशन। तो अरोमा मिशन क्या है, तो उच्च जो मूल्य वाली जो सुगंधित फसल होती हैं जैसे लेमन ग्रास हो गया, लेवेंडर हो गया और उसके बाद वेटिवर हो गया, पामारोसा हो गया और अन्य की खेती पर केंद्रित होता है यह अरोमा मिशन। और विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जो हैं उन्होंने कहा कि पूर्वोत्तर के क्षेत्र के साथ साथ जम्मू कश्मीर भी अरोमा मिशन की प्राथमिकता की सूची में रहता है। मतलब यहाँ अगर आप देखेंगे तो भारत के मैप तो जम्मू कश्मीर और पूर्वोत्तर भारत जो है इसमें अरोमा मिशन को चलाया गया है और जम्मू कश्मीर में इसे शुरू किया गया था। और यह सुगंधित फसलों के लिए खेती के लिए आवश्यक तेलों के उत्पादन को बढ़ाकर भारत में अरोमा उद्योग को बढ़ावा देना था। इसमें देखेंगे तो लेवेंडर के लिए प्रयास किया गया है तो इसे लेवेंडर क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। और सुगंधित फसलें जैसे गुलाब, पुदीना, सुगंधित तेलों के लिए उगाए जाने वाले पौधे जिनका उपयोग सौंदर्य प्रसाधन और जो अरोमा थेरेपी है उनके उद्योग में किया जाता है तो इसीलिए अरोमा मिशन प्रसिद्ध है। तो अरोमा थेरेपी के कारण ही इसे अरोमा मिशन कहा गया है। उसके बाद देखते हैं तो फिजिकल हेल्थ इंडेक्स 2025 है। इसमें देखेंगे तो राजकोषीय प्रशासन में सुधार लाने के उद्देश्य से राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान जो नीति आयोग है उसने अपना पहला फिजिकल हेल्थ इंडेक्स 2025 लॉन्च किया है। इस सूचकांक में आप देखेंगे तो 2022 से 2023 की अवधि में 18 प्रमुख भारतीय राज्यों में देखेंगे तो राजकोषीय स्थिति का व्यापक मूल्यांकन किया गया है और डेटा संचालित अंतर्दृष्टि प्रदान की गई है जो राज्य स्तर पर नीतिगत जो हस्तक्षेप है उनका मार्गदर्शन करेगा। इसके 5 पैरामीटर है जो फिजिकल हेल्थ इंडेक्स है, इसके 5 पैरामीटर है व्यय की गुणवत्ता, राजस्व जुटाना, राजकोषीय विवेक और ऋण सूचकांक और ऋण स्थिरता। इसमें आप देखेंगे तो क्वालिटी ऑफ एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू मोबिलाइजेशन, फिजिकल प्रोड्यूस और डेप्ट इंडेक्स और डेप्ट सस्टेनेबिलिटी ये क्या है, तो इसके 5 जो हैं आप देखेंगे तो इंडिसेस हैं। उसके बाद इसमें देख लेते हैं श्रेष्ठ प्रदर्शनकर्ता हम देखेंगे तो उड़ीसा 67.8% के साथ समग्र स्थान में देखेंगे तो पहले स्थान पे है। इसके बाद छत्तीसगढ़ है जो 55.2 अंक के साथ है और गोवा तीसरे नंबर पे 53.6 और झारखंड चौथे नंबर पे 51.6, गुजरात 5वें नंबर पे स्थित है। और जिनकी ऋण सूचकांक, राजस्व संग्रहण और राजकोषीय विवेकशीलता की जो स्थिति है वह सुदृढ़ है। और राजस्व संग्रहण में देखेंगे तो गोवा
पहले स्थान पे है, उसके बाद तेलंगाना, उसके बाद उड़ीसा है। उसके बाद ऋण प्रबंधन में आप देखेंगे तो उड़ीसा पहले स्थान पे है, दूसरे स्थान पे क्या है तो गोवा है। पूंजीगत व्यय में देखेंगे तो मध्य प्रदेश पहले स्थान पे, उड़ीसा दूसरे स्थान पे और गोवा और कर्नाटक उसके बाद उत्तर प्रदेश आता है। जो देखेंगे तो व्यय के लिए 27% का आवंटन किया गया है, दीर्घकालीन निवेश को बढ़ावा देने पर केंद्रित है। इसमें आप देख सकते हैं तो अचीवर में देखेंगे तो उड़ीसा को, छत्तीसगढ़ को, गोवा को, झारखंड, गुजरात को रखा गया है। फ्रंट रनर में देखेंगे तो महाराष्ट्र हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, तेलंगाना हो गया, मध्य प्रदेश और कर्नाटका हो गया। परफॉर्मर में देखेंगे तो तमिलनाडु और राजस्थान, बिहार, हरियाणा हो गया। और एक्सप्रेशनल में देखेंगे तो केरला, वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश और पंजाब हो गया। तो इसमें मुख्य रूप से आप अपने अपने राज्यों को देख लीजिएगा। तो फ्रंट रनर में किसको रखा गया तो उत्तर प्रदेश को रखा गया है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कलर के माध्यम से भी इसको इंडिकेट किया गया है। उसके बाद देखते हैं श्रीहरिकोटा सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र। यहाँ पे इसरो ने अपना क्या किया है तो 100वां प्रक्षेपण किया है। तो जो इसरो है इसने श्रीहरिकोटा सतीश अंतरिक्ष केंद्र जो है यहाँ से क्या किया है तो NBS-02 उपग्रह को स्थापित करके GSLV F-15 का उपयोग किया है। तो यह पूछा जा सकता है कि 100वां प्रक्षेपण किससे किया था तो GSLV F-15 से किया था। किसको किया था तो NBS-02 को किया था उपग्रह को, और यह 100वां था। और NBS-02 किससे संबंधित है तो तारामंडल के साथ नेविगेशन जुड़ने भी, भारतीय नाविक प्रणाली है, नाविक की दूसरी पीढ़ी का उपग्रह श्रृंखला का दूसरा उपग्रह है। और इसरो के प्रमुख प्रक्षेपण देखेंगे 2008 में चंद्रयान 1 किया गया था, और मार्स ऑर्बिटर मिशन जो था 2013 में किया गया था जो मॉम था। उसका PSLV C-37 2017 में जो विश्व रिकॉर्ड बना था, 104 उपग्रहों को एक साथ इसरो ने प्रक्षेपित किया था। उसका चंद्रयान 2 यह रिकॉर्ड इस समय तोड़ चुका है क्योंकि जो एलन मस्क है उन्होंने तोड़ दिया है। उसका चंद्रयान 2 2019 में, चंद्रयान 3 2023 में, आदित्य L1 मिशन जो 2023 में शामिल है। उसके बाद हम देख लेते हैं लाला लाजपत राय की जयंती जो 28 जनवरी को मनाई गई है। और उसके बाद प्रधानमंत्री जी ने जो है 160वीं जयंती के मौके पर श्रद्धांजलि अर्पित की है। और इनका जन्म कब हुआ था 28 जनवरी 1865 को पंजाब के फिरोजपुर ज़िले में हुआ था, और पंजाब केसरी के नाम से प्रसिद्ध हैं, और एक नेता और समाज सुधारक थे ये। उसके बाद हम देख लेते हैं तो वर्ष 1916 में बाल गंगाधर तिलक, और उसके बाद फिर एनी बेसेंट द्वारा क्या किया गया था तो होम रूल जो है उसको क्या किया था शुरू किया गया था। और साइमन कमीशन जो था इसके विरोध में वर्ष 1928 में आप देखेंगे तो लाठीचार्ज हुआ था, जिसमें क्या हुआ था इनके सिर पे चोट लग गई थी। उसके बाद फिर इनका डेथ हो गया था। उसके बाद हम देख लेते हैं आयुष वस्त्र का पहला जो रक्षा निर्यात है उसके बारे में। तो रक्षा मंत्रालय के अधीन जो आयुष वस्त्र निर्माणी ऑर्डिनेंस क्लोथिंग फैक्ट्री जो है, ये इसके तहत जो आबादी सूरीनाम है उस गणराज्य को क्या किया गया तो भारत का जो पहला रक्षा क्षेत्र का ऑर्डर है उसे निर्यात किया गया है। यह क्या है तो दक्षिण अमेरिका का एक देश है, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का एक देश है, और आप देख सकते हैं सूरीनाम। और उसके बाद फिर आप देखेंगे तो भारत का रक्षा निर्यात देखेंगे तो वर्ष 2023-24 में देखेंगे तो 21,000 करोड़ हो गया है, जो पहले 2014 में कितना था तो मात्र 2,000 करोड़ था। और 2029 तक इसे कितना करना है तो 50,000 करोड़ तक करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। उसके बाद हम देख लेते हैं महात्मा गांधी की पुण्यतिथि कब मनाई गई है तो 30 जनवरी को मनाई गई है। और जो दिल्ली का के बिरला हाउस है उसमें शाम को प्रार्थना करने के दौरान क्या किया गया था तो नाथूराम गोडसे द्वारा इनकी हत्या कर दी गई थी। और भारत में प्रतिवर्ष जो क्या होता है 30 जनवरी को महात्मा गांधी की पुण्यतिथि को स्मरण करते हुए शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। और जो शहीद दिवस श्रद्धांजलि दी जाती है कहाँ दी जाती है तो यहाँ राजघाट पे जो है दिल्ली में महात्मा गांधी की समाधि स्थल पर लोग एकत्रित होकर क्या करते हैं तो प्रार्थना सभाओं करते हैं और श्रद्धांजलि देते हैं। और एक बात और जान लीजिए कि भारत में जो 3 असाधारण क्रांतिकारी थे भगत सिंह, शिवराम राजगुरु और सुखदेव थापर जो थे, उनके बलिदान को याद करने के लिए 23 मार्च को क्या किया जाता है तो शहीदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। उसके बाद है 76वां गणतंत्र दिवस। तो भारत में जो अपना 76वां गणतंत्र दिवस है वो 26 जनवरी 2025 को मनाया है। और इसकी जो थीम रही है वह स्वर्णिम भारत, विरासत और विकास, यह इस थीम के साथ मनाया गया है। उसके बाद इस आयोजन में मुख्य अतिथि कौन थे तो इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जो प्रबोवो सुबियांटो थे वह थे। आप देख सकते हैं ये हमारी प्रेसिडेंट हो गई, ये प्रधानमंत्री मोदी जी हो गए, और ये इंडोनेशिया के राष्ट्रपति हैं क्या तो प्रबोवो सुबियांटो। हाल ही में इनका एक जो स्टेटमेंट था वह भी चर्चा में रहा है कि इनके अंदर जो है भारत का DNA है।
उसके बाद भारत में गणतंत्र दिवस की जो राष्ट्रीय उत्सव है यह 26 जनवरी को भारतीय संविधान के अंगीकरण के उपलक्ष्य में मनाया जाता है, और जिससे यह एक गणराज्य बना और लोकतांत्रिक मूल्यों और समृद्ध विरासत को दर्शाता है। ये आप देख सकते हैं प्रेसिडेंट जी ने इसमें झंडा फहराया है। उसके बाद फिर पहली बार जो तीनों सेनाएं थी उनकी संयुक्त झांकी जो है प्रदर्शित की गई है, आप देख सकते हैं। और उसके बाद फिर इनमें आप देखेंगे तो इसका जो थीम था वह था सशक्त और सुरक्षित भारत, इस पर आधारित था। तो यह थल सेना, वायुसेना, जो जल सेना है, यह तीनों संयुक्त सेनाओं का ऑपरेशन भी इसमें दर्शाया गया था। उसका डीआरडीओ की झांकी देखेंगे तो रक्षा कवच बहुक्षेत्रीय खतरों के विरुद्ध बहुस्तरीय सुरक्षा थीम पर आधारित था, और यह डीआरडीओ की झांकी थी। उसके अगर अन्य प्रदेशों में देखेंगे तो आंध्र प्रदेश में एटिको पक्का बोमल्लू, बिहार में देखेंगे तो स्वर्णिम भारत, जो अब देखेंगे तो नालंदा विश्वविद्यालय और बौद्ध विरासत को दर्शाया गया था। चंडीगढ़ में देखेंगे तो चंडीगढ़ जो विरासत, नवाचार और स्थिरता को दिखाया गया था, फिल्म निर्माण के लिए शहर की भूमिका को दर्शाया गया था। उसके बाद देखते हैं आप तो दादरा नगर हवेली में कुकरी मेमोरियल और एवियरी बर्ड पार्क को दर्शाया गया था। उसका दिल्ली को देखेंगे तो गुणवत्ता की शिक्षा को दर्शाया गया था। और गोवा को देखेंगे तो गोवा में सांस्कृतिक विरासत, तो दिविजा उत्सव पर्ल ऑफ द ओरिएंट को दर्शाया गया था। गुजरात में देखेंगे तो जो वडनगर है उसे, और उसके बाद फिर C-295 जो ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट असेंबली है यूनिट है उसको दर्शाया गया था। हरियाणा में देखेंगे तो भगवत गीता और कृष्ण के उपदेशों को दर्शाया गया था। और कर्नाटक को देखेंगे तो लकड़ी, पत्थर और शिल्प से उद्यम स्थल को दर्शाया गया था। और मध्य प्रदेश में मध्य प्रदेश का गौरव कुनो राष्ट्रीय उद्यान चीतों का स्थल दिखाया गया था। और पंजाब में देखेंगे तो पंजाब ज्ञान और बुद्ध की भूमि को दिखाया गया था। उसके बाद त्रिपुरा देखेंगे तो शाश्वत श्रद्धा जो खर्ची पूजा है उसमें 14 देवताओं की पूजा को दिखाया गया था। और उत्तर प्रदेश देखेंगे तो महाकुंभ 2025 जो स्वर्णिम भारत की ओर विरासत और विकास को दिखाया गया था। और इसमें प्रयागराज के महाकुंभ, गंगा यमुना और सरस्वती के संगम, त्रिवेणी संगम को दर्शाया गया था। उसके बाद फिर देखेंगे उत्तराखंड, तो उत्तराखंड में जो सांस्कृतिक विरासत को, साहसिक खेल को दिखाया गया था। और पश्चिम बंगाल देखेंगे तो लक्ष्मी भंडार और लोक प्रशासन प्रकल्प जो है बंगाल के जीवन को सशक्त बनाने और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के लिए दिखाया गया था। उसके बाद हम देख लेते हैं तो किसे अवार्ड मिला है। पहली झांकी थी उत्तर प्रदेश की झांकी थी जो महाकुंभ पे आधारित थी, आप देख सकते हैं। और जम्मू कश्मीर राइफल जो था उस सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग दल के रूप में उसे चुना गया था। उसके बाद हम देख लेते हैं पद्म पुरस्कार। तो 76वें गणतंत्र दिवस के अवसर पे 139 पद्म पुरस्कार प्रदान किए गए हैं। इसमें आप देखेंगे तो पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्म श्री शामिल थे। और 2025 में आप देखेंगे तो 7 पद्म विभूषण और 19 पद्म भूषण, और उसके बाद फिर पद्म श्री जो हैं 113 पुरस्कार दिए गए हैं। और पुरस्कार पाने वालों में 23 महिलाएं थी। 10 पुरस्कार विजेता जो हैं विदेशी NRI और POI और जो OIC जो होते हैं उनके कार्ड धारक थे। और उसके बाद फिर इनमें से 13 को देखेंगे तो मरणोपरांत दिया गया है। और सबसे बड़ा पुरस्कार इसमें कौन होता है तो पद्म विभूषण होता है। उसके बाद कौन होता है तो पद्म भूषण होता है। और उसके बाद पद्म श्री होता है। इनके नाम से भी आप याद कर सकते हैं। आप देखेंगे यहाँ पे तो पद्म विभूषण सबसे बड़ा है तो सबसे बड़ा पुरस्कार, उसका पद्म भूषण उससे छोटा है तो उससे छोटा, पद्म श्री सबसे छोटा है तो सबसे छोटा। तो पद्म भूषण क्यों दिया जाता है? विभूषण तो असाधारण और विशिष्ट सेवा के लिए दिया जाता है, और पद्म भूषण जो है उच्चतर क्रम की विशिष्ट सेवा के लिए दिया जाता है, और पद्म श्री किसी भी क्षेत्र में विशिष्ट सेवा के लिए दिया जाता है। और जो पद्म पुरस्कार हैं इसे भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कारों में गिना जाता है। भारत रत्न के बाद यह जो है पुरस्कार 2, 3 और 4 नंबर पर आते हैं, और 3 श्रेणियों में प्रदान किए जाते हैं। और पद्म पुरस्कारों की स्थापना 1954 में की गई थी, और वर्ष 1978, 1979 और 1993 और 97 में जो है इस पुरस्कार को निलंबित कर दिया गया था। और देखेंगे हम तो पद्म विभूषण किनको किनको दिया गया तो 7 लोगों को दिया गया है, जिनमें देखेंगे तो पोस्ट थॉमस 3 लोग रहे हैं जो डेथ के बाद दिया गया है। और जो देखेंगे तो दुव्वर नागेश्वर रेड्डी, जो श्री दुव्वर नागेश्वर रेड्डी जो मेडिसिन के फील्ड में तेलंगाना के थे उनको मिला है। और जस्टिस रिटायर्ड जो अब देखेंगे तो जगदीश सिंह खेहर जो थे उनको पब्लिक अफेयर्स के मामले में चंडीगढ़ के थे उनको दिया गया है। और श्रीमती जो कुमुदनी रजनीकांत लखियाँ थी उनको आर्ट के क्षेत्र में गुजरात की थी उनको दिया गया है। और जो लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यम थे उनको आर्ट के क्षेत्र में दिया गया है जो कर्नाटका से थे। और MT वासुदेवन नायर जो हैं उनकी मृत्यु के बाद दिया गया है, केरला के थे, और लिटरेचर और एजुकेशन के क्षेत्र में दिया गया है। उसके बाद ओसामू सुजुकी थे जो क्या हैं जापान के हैं, ट्रेड और इंडस्ट्री से संबंधित हैं, उनको दिया गया है।
और शारदा सिन्हा जी को जो पोस्ट थॉमस दिया गया है आर्ट के क्षेत्र में बिहार की थी। तो इस तरीके से हमने जो है जनवरी के जो करंट अफेयर थे उनको चर्चा कर लिया है, जो 4 वीक थे उनको। अब आगे हम संपूर्ण करंट अफेयर्स को एक वीडियो में कवर करके आपको प्रोवाइड करा देंगे। धन्यवाद।